अब अपनी चलते हैं अपने दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में अपन देखेंगे कि तृतीय विश्व के प्रति अमेरिका की क्या नीति रहती है। अमेरिका जो है वो तीसरे देशों के प्रति किस तरह की नीति अपनाता है, उसकी क्या विशेषता है, ये चीज़ अपन अभी डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि तीसरी दुनिया से आपका क्या अभिप्राय है और अमेरिका की तीसरे देशों के प्रति किस तरह की नीति रही है, किस तरह का रवैया रहा है। तो अपन देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अमेरिका की जो तीसरी दुनिया के प्रति जो नीति है वो हमेशा शोषण और दमनकारी रही है। अमेरिका हर संभव अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इसके लिए ही वो सारे क्रियाकलाप करता है। अपन देखते हैं अमेरिका की जो नीति है वो किस तरह की रही है, उनको पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहली बात है साम्यवाद परिशोधन की नीति। अमेरिका शुरू से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका की विदेश नीति का ये मुख्य बिंदु रहा है। चूँकि ये जो तीसरी दुनिया के देश थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आज़ाद हुए, बाद में अस्तित्व में आए, स्वतंत्र हुए, और अमेरिका को ये हमेशा डर रहा कि कहीं इस गरीब राष्ट्रों को या इन क्षेत्रों में कहीं यूएसएसआर सोवियत संघ अपना प्रभाव नहीं बढ़ा ले, कहीं ये देश साम्यवाद के चुंगल में नहीं चले जाएं। इसलिए अमेरिका ने सबसे पहली जो नीति थी वो साम्यवाद के परिशोधन की नीति अपनाई और इन देशों में साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने का प्रयास किया। रियो संधि, अमेरिकी राज्यों का संगठन, ट्रूमन सिद्धांत, सीटो संधि, हाइजनहावर सिद्धांत, इनके निर्माण का मूल उद्देश्य यही था कि इन देशों को साम्यवादी चुंगल से बचाना। चूँकि इनमें राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती थी तो अस्थिरता का फ़ायदा कहीं सोवियत संघ नहीं उठा ले। तो 92 तक, जब तक कि सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ और शीत युद्ध का अंत नहीं हुआ, तब तक अमेरिका की ये नीति साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने की ही रही है। तो सबसे मेन जो नीति रही है 92 तक वो रही है साम्यवाद परिशोधन की नीति। नंबर दूसरी जो नीति अमेरिका ने इन देशों के प्रति अपनाई वो है आर्थिक सहायता की नीति। तृतीय दुनिया के या तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। ट्रूमन सिद्धांत काफ़ी फेमस है। इस ट्रूमन सिद्धांत के ऊपर छोटा क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ है। ट्रूमन सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने यूनान और टर्की को आर्थिक सहायता दी। सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने ईरान को पूरी सहायता दी। तीसरी दुनिया के उन देशों को ये आर्थिक सहायता देता रहा जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, चाहे उसमें कोई भी तरह की शासन व्यवस्था क्यों नहीं हो। इसी तरह अगर अपन दक्षिणी एशिया की बात करते तो पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध इसने काफ़ी आर्थिक सहायता दी और दक्षिणी एशिया में इसके माध्यम से अपना प्रभाव जमाए रखा हुआ। कहने का मतलब ये है कि इन गरीब राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देकर अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने की नीति अमेरिका के द्वारा अपनाई गई। और चूंकि ये राष्ट्र गरीब थे, पिछड़े हुए थे और इन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने ऐसे देशों को अपने चुंगल में लेना शुरू किया। आर्थिक सहायता के माध्यम से अपने पक्ष में हामिया मिलाया, अपनी मनपसंद कार्य करवाने का तरीका अपनाया। इसी तरह फिर आता है सैनिक गठबंधन की नीति। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये आए और अमेरिका ने इन राष्ट्रों के मध्य सैनिक गठबंधन की नीति अपनाई और तीसरी दुनिया के देशों को इन गठबंधनों में जोड़ने या इनमें मिलाने का कार्य किया। जैसे सीटो संधि द्वारा इन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ा। सेटो संधि के माध्यम से इन्होंने पश्चिमी एशिया के देशों को जोड़ा और रियो संधि के द्वारा इन्होंने अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अपने गुट में शामिल किया। तो ये सैनिक गठबंधन बनाए जाने लगे और इन गठबंधनों में इन देशों को जोड़ा जाने लगे और अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इसी तरह अगर अपन बात करें सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, अमेरिका ने तीसरी दुनिया में सैनिक अड्डे, बंदरगाह, तेल टैंकों, हवाई पट्टियाँ आदि की सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की। हिंद महासागर में अमेरिका के न केवल स्थायी अड्डे हैं, सैनिक अड्डे हैं, बल्कि उसे अनेक जो तटवर्ती देश हैं वहाँ पर हवाई पट्टियाँ और बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं भी इसने प्राप्त कर रखी है। डियागो गार्सिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिंद महासागर में अमेरिका की उपस्थिति का। वहाँ पर इसने अपना एक सैनिक अड्डा बनाए रखा हुआ है और इस सैनिक अड्डे के माध्यम से एशिया अफ्रीका में अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किए हुआ है। रूस के नौसैनिक जो रास्ते हैं उन पर भी ये नज़र रखाए हुआ है।
इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं जैसे मिस्र है, पाकिस्तान है, कीनिया है, सोमालिया है, ओमान है, बहरीन है, जिबूती है, सऊदी अरब है, उनमें भी उसकी हवाई पट्टियाँ और सैनिक अड्डे बने हुए हैं। तो इनके माध्यम से अमेरिका इन सैनिक अड्डों के माध्यम से इन देशों में अपना सैनिक हस्तक्षेप भी रखता है, दूसरे देशों में अपना प्रभाव भी बनाए रखता है। तो ये भी एक नीति इसके द्वारा अपनाई गई। फिर आता है हस्तक्षेप की नीति। अमेरिका तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप कर तीसरी दुनिया के देशों पर अपनी मनमर्जी लादने का भी प्रयास करता रहा है। इस नीति का मूल उद्देश्य यही रहता है कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनमें उन सरकारों को अपदस्थ करना अमेरिका की नीति रही है जो अमेरिका की सहायक नहीं होती है, चाहे फिर वो चुनी हुई सरकार ही क्यों नहीं। कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी मानवाधिकारों के नाम पर, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी WTO की शर्तों के नाम पर अमेरिका किसी न किसी रूप में तीसरे देशों में हस्तक्षेप करता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अपन पुराना इतिहास देखें तो 1983 में ग्रेनाडा में इन्होंने सैनिक हस्तक्षेप कर बगावत कराई। इसी तरह 1983 में ही निकारागुआ सरकार में विरोधियों को इसने मदद देने का कार्य किया। 1986 में कर्नल गद्दाफी जो लीबिया का नेता था उसको इसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया। इसी तरह सीरिया के हाफिज असद को उन्होंने आतंकवादी घोषित किया। 1989 में पनामा में सेनाएं भेजी। इसी तरह इराक के सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करने हेतु इसने इराक पर आक्रमण किया। इसी तरह जनतंत्र के नाम पर हैती में हस्तक्षेप किया गया। कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से शर्तें लाद कर अमेरिका इन देशों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाता रहा और इन देशों की चुनी हुई सरकारों को भी गिराने का प्रयास यहाँ पर किया गया। इसी तरह अगर बात करते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। राजनीतिक उपनिवेशवाद खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका के द्वारा ये आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई गई। तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगमों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से अमेरिका ने आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना की। विकासशील देशों में कच्चा माल कम कीमत पर मिल जाता है, श्रम सस्ता होता है, तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुनाफे की दर भी वहाँ ज़्यादा होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल बिछाया गया और उनके माध्यम से आर्थिक साम्राज्यवाद कायम किया गया। इसी तरह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति भी अपनाई गई। सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए इन देशों में, अमेरिकी पुस्तकालय स्थापित किए, अमेरिका पत्रिकाएं वहाँ पर भेजी गई, स्कॉलरशिप दी गई, वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण वहाँ पे किया गया। अमेरिकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के इस तरह के तरीके अपनाकर अमेरिका की संस्कृति को श्रेष्ठ और इन देशों की संस्कृति या मूल्यों को हीन बताने का प्रयास भी किया गया। तो आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति भी अपनाई गई। इसी तरह अगर अपन बात करते हैं दबाव की नीति अपनाई गई। अमेरिका तीसरे देशों पर दबाव डालकर इनकी नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित करने का प्रयास इसने किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मुख्य रूप से दिया जाता है, 1975 की एक घटना है। अमेरिका की एक इलेक्ट्रिकल बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है मैक्सिको में। मैक्सिको सरकार पे वो दबाव डालती है कि अपने श्रम कानून को वो परिवर्तित करें, क्योंकि श्रम कानून श्रमिकों के हितों की रक्षा कर रहा था और इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को लॉस हो रहा था, थोड़ा मुनाफा कम हो रहा था। तो उसने प्रेशर डाला कि इसको कानून को संशोधन करें। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका ने अपना कारखाना वहाँ से बंद कर दिया और कोस्टा रिका में स्थानांतरित कर दिया। परिणाम ये वहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए। तो इस तरह दबाव की नीति का इस्तेमाल किया। इसी तरह चिली में अगर एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, अलेंदे की सरकार हुआ करती थी और उसने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। अलेंदे की हत्या करवा दी और वहाँ पे सरकार का तख्ता ही पलट दिया गया। इसी तरह अगर अपन बात करें, भारत में भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से जब भारत ने मना किया तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला और हमें इसरो से संबंध तोड़ने तक का प्रयास इसने दबाव डाला और कहा गया। तो इस तरह दबाव की नीति यहाँ पर हमेशा अपनाई जाती रही है। दबाव डालकर अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने का प्रयास अमेरिका ने इनसे किया। इसी तरह शस्त्र निर्यात की नीति इन्होंने अपनाई गई। अगर अपन बात करते हैं, ये तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको कृत्रिम भय उत्पन्न किया गया युद्ध का। पड़ोसी देशों में या आपसी युद्ध का डर दिखाकर अमेरिका ने उनको अस्त्र शस्त्र देने का प्रयास किया। क्योंकि अमेरिका के पास तो अस्त्र शस्त्र काफ़ी थे, तो उनका जो व्यापार था वो काफ़ी डेवलप हो रहा था, उन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा था, तो उन्हें अस्त्र शस्त्र निर्यात करने की नीति अपनाई। इजराइल है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, पाकिस्तान है, दक्षिणी अफ्रीका है, रोडेशिया है, दक्षिणी कोरिया है,
आदि जो देश थे, जो अमेरिका की हामी हाँ मिलाने वाले जो देश थे, उन विकासशील देशों में अस्त्र शस्त्र निर्यात करके अमेरिका ने खुद ने तो मुनाफा कमाया ही कमाया, इन देशों के विकास के कार्यों को क्षति पहुंचाई, क्योंकि उनका सारा का सारा जो बजट था लगभग वो अस्त्र शस्त्र या रक्षा के नाम पर खर्च किया जाने लग गया। तो अपने अस्त्र शस्त्र को निर्यात करने वाली मंडी के रूप में भी अमेरिका ने इन देशों को इस्तेमाल किया। फिर आता परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, जैसे कि अपन कई बार इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं और आगे पढ़ेंगे, इस संधि को अलग से भी देखेंगे कि ये पक्षपातपूर्ण थी। अमेरिका जो था परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता था, अर्थात जो विकसित देश है वो तो अपने परमाणु कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन जो विकासशील देश है इस संधि के माध्यम से उन पर प्रतिबंध लगाया कि वो अपने परमाणु अस्त्र शस्त्र नहीं बनाएंगे, जारी नहीं रखेंगे अपने कार्यक्रम को। इसलिए अपने भारत ने भी उस पर सिग्नेचर नहीं की। तो इस परमाणु अप्रसार संधि के नाम पर वो उन देशों पर, जैसे भारत है, उत्तरी कोरिया है, पाकिस्तान है, इन देशों पर दबाव डालता रहा और इस पर साइन करवाने का प्रयास करा। अगर नहीं करते हैं तो उनके ऊपर दूसरे तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास किया। तो परमाणु अप्रसार संधि के माध्यम से भी अमेरिका ने परमाणु अस्त्र शस्त्र को इन देशों में सीमित रखने और अपना दबदबा कायम रखने का प्रयास किया। फिर आता उच्च तकनीकी के हस्तांतरण की नीति। विकासशील देशों के पास देखिए उच्च तकनीकी नहीं होती है और वो इन विकसित देशों से ही ट्रांसफ़र करते हैं या लेते हैं, लेकिन अमेरिका की मंशा हमेशा यही रही है कि इन देशों को ये तकनीकी हस्तांतरण नहीं की जाए, क्योंकि उनकी नीति ये रहती है कि अगर ये हो जाएगी तो ये विकास कर लेंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। और अमेरिका हमेशा अंदरूनी उसका जो मकसद है वो यही रहता है कि ये देश आगे नहीं बढ़ पाए, ताकि उसकी मोनोपोली चलती रहे, उसके इच्छानुसार कार्य होते रहें। तो एक संधि की गई है, MTCR संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि की आड़ में अमेरिका इस तकनीकी के हस्तांतरण को रोकने का प्रयास करता है, इस संधि का सहारा लेता है। और आपको अगर याद भी होगा, भारत को क्रायोजेनिक इंजन सोवियत संघ के द्वारा, रूस के द्वारा दिया जा रहा था, उसकी तकनीकी हस्तांतरण करने का हमारा समझौता हो चुका था, लेकिन अमेरिका ने रूस को इसको नहीं देने का दबाव डाला। इसी तरह अगर आपको ध्यान हो, अमेरिका स्वयं भारत को सुपर कंप्यूटर और भारी पानी की देने की अपनी संधि कर रखी थी, समझौता हुआ था, उससे भी मुकर गया था। तो कोई भी जो तृतीय विश्व के जो देश हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के मार्ग में भी अमेरिका हमेशा बाधा उपस्थित करता रहा है। कोई ना कोई इस संधि की आड़ में कोई ना कोई धारा खड़ी कर देता है और उनको हस्तांतरण पर परेशानी पैदा करता है। इसी तरह अगर एक और देखते हैं कि तीसरे विश्व की एकता को तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि अमेरिका की इच्छा तो यही रहती है कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो मजबूत नहीं हो जाए। तीसरी दुनिया के देश जब भी इकट्ठे होते हैं, एक मत होते हैं, तो अमेरिका उनमें दरार पैदा करने का कार्य करता है, स्थानीय मुद्दे खड़े कर देता है, स्थानीय मुद्दों के आड़ में उनको लड़वा देता है। और चूंकि वो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, तो वो आसानी से इस चीज़ों में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि पश्चिमी एशिया की। पश्चिमी एशिया में उसने अरबों को न केवल विभाजित किया गया, अरब राष्ट्रों को न केवल विभाजित किया, बल्कि उन्होंने युद्धों को भी जन्म दिया, युद्ध भी उनमें करवाए उन्होंने, और अपनी दादागिरी वहाँ पे बनाए रखी और तेल पर एकाधिकार भी कायम रखा। इसी तरह अगर हम बात करें दक्षिणी एशिया में, तो भारत पाकिस्तान के बीच में कभी भी शांति का माहौल बनने नहीं देता है। पाकिस्तान की मदद करना या पीठ पीछे उसके ऊपर हाथ रखना, हालांकि दिखाने के लिए ऊपर से शांति का प्रयास करता है, शांति की बातें करता है, लेकिन इस तरह का माहौल ये पैदा करता है ताकि वो एकता कायम नहीं रहे। इसी तरह अगर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में आर्थिक प्रश्नों के ऊपर अगर ये देश एक होते हैं, तो वहाँ भी इन देशों में दरार पैदा करने का कार्य करता है। इसी तरह अगर अपन देखते हैं, इसके साथ साथ यूएनओ के माध्यम से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक पर अमेरिका का ज़्यादा वर्चस्व है, तो इनके माध्यम से भी वो पक्षपात करता है या इनको भी इस्तेमाल करता है। इसी तरह G77, G15, उत्तर दक्षिणी संवाद या दक्षिण दक्षिणी संवाद में भी जो मतभेद पाए जाते हैं तीसरी दुनिया के देशों में, उनके में भी अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस तरह अमेरिका की जो तीसरे देशों के प्रति जो नीति अपनाई गई है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की रही है। इन देशों का शोषण करना और अपने हितों की पूर्ति करना उसका मेन मकसद रहा है। इन देशों के प्रति जो नीति अपनाई गई है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि तृतीय विश्व के देश स्वावलंबी बनने से उन्हें रोकना होता है। इन देशों में अस्त्र शस्त्र की बिक्री बनाए रखने के लिए ये संदेह पैदा करके क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देता रहा है। कभी मानवाधिकारों के नाम पर हस्तक्षेप करता है, कभी लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप करता है।
इसी तरह आतंकवादी संबंधी नीति को भी क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करने के रूप में इस्तेमाल करता है। परमाणु अप्रसार संधि के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। तीसरे देशों की एकता को तोड़ने का प्रयास करता है और अपना इनका शोषण और अपना प्रभाव बढ़ाने रखने की नीति हमेशा अमेरिका अपनाता रहा है। इस तरह अमेरिका की इन देशों के प्रति ये नीति रही है। आज अपना एक जो क्वेश्चन है जो जनरली आता है एग्ज़ाम के अंदर कि तृतीय विश्व से आपका क्या अभिप्राय है और तीसरे विश्व के प्रति अमेरिका की क्या नीति रही है, इसका विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह एक टिप्पणी आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व के देशों पर एक टिप्पणी लिखी है। ये दो ही तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।